देखिए रजिस्टर एविडेंस बस ये आपका नाम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अगर एंटर्ड है तो दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी, बस दैट्स इट, दैट तो करेक्ट। तो ये हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स द प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट बोलते हैं ना, सामने सामने आपका यही एक एविडेंस होता है जो आपको प्रूफ कर सकता है कि आप उस कंपनी के मेंबर हो। अकॉर्डिंगली द पर्सन्स नेम टू हिज नॉलेज is there in the register of members of a company should be deemed to be a member of the company and onus lies on him to prove that he is not a member। बात समझ आई? अगर कल को ये जैसे करण बोल रहा था कि अगर इसका नाम है और वो मेंबर ना हो तो उसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेंबर नहीं हो, ठीक है। He must promptly appeal to the tribunal or a competent court outside India specified by the central government in respect of foreign members। जो भी होगा, जो भी है, अगर आप इंडिया के हो या बाहर के हो whatever, तो आपको उस हिसाब से अपील करना होगा और उस हिसाब से आपको प्रॉम्प्टली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम इंडिया गए तब भी हमें बाहर के नहीं तब ट्रिब्यूनल में जाओगे, लिखा है ना, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो अपील तो हम वो मान लेंगे कि एस्टॉपल के हिसाब से आप हो, आपने अलाउ कर दिया इनको मानने को, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो एक फॉरेन रजिस्टर तो एक बाहर मेंटेन होगा और एक इंडिया में भी मेंटेन हो जाएगा, एक डुप्लीकेट कॉपी इंडिया में रखी जाएगी, बस मेन ये। तो सेकंड पैराग्राफ, कंपनी में ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स की कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉरेन रजिस्टर कंटेनिंग द नेम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ सारे बंदे। फर्स्ट वो सेकंड पैराग्राफ नोट कर लो। थर्ड पैराग्राफ, फॉरेन रजिस्टर इज डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रिंसिपल रजिस्टर एंड शुड बी केप्ट इन द सेम मैनर एज द प्रिंसिपल रजिस्टर। मतलब प्रॉपर्ली उस तरीके से रखा जाता है, उस तरीके से इंस्पेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ एक डुप्लीकेट भी रखा जाएगा इन इंडिया एट ऑल टाइम्स, और सारी एंट्रीज जो वहाँ बज रही हो यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। और लास्ट, अ कंपनी में discontinue a foreign register at any time but at all entries made in it must be transferred to the principal register। अगर आपको फॉरेन रजिस्टर नहीं मेंटेन करना है तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप फॉरेन रजिस्टर बंद कर देते हो तो सारी एंट्रीज वो वाली मेन वाले में पहले डालो। मैंडेटरी था नहीं मर्जी था, पहले भी मर्जी था, अभी भी वही है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर, दोबारा क्यों, सेकंड पैराग्राफ MGT 3 में मेंटेन होता है along with fees that such register is kept in the event of any change in the situation of such office। मतलब वो जिस आपका कनाडा में एक स्ट्रीट में ऑफिस है पर दूसरी स्ट्रीट में चेंज हो रहा है, सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन चेंज हो रहा है तो फिर वो पर्टिकुलर्स भी फाइल करोगे। द सिचुएशन ऑफ सच ऑफिस और इट्स डिसकंटिन्यूएंस शैल विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ सच चेंज आप फाइल करोगे इन फॉर्म MGT 3 विद रजिस्ट्रार। बढ़िया, तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ मार्क करो। उसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ आओ, फॉरेन रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन वाला, वो लाइन वाला नहीं, उसके नीचे वाला मेरा फिफ्थ पैराग्राफ। फॉरेन रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एज मे बी क्लोज्ड एंड एक्सट्रैक्ट्स मे बी टेकन देयर फ्रॉम एंड कॉपीज देयर फ्रॉम मे बी रिक्वायर्ड इन द सेम मैनर एज एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल रजिस्टर, ठीक है। अगला पैराग्राफ, register is kept by a company in any country outside India. The decision of the appropriate competent authority in regard to the rectification register shall be binding। अगर आपने बाहर मेंटेन करा है रजिस्टर तो कुछ नहीं, वो सेम होता है जैसे वहाँ का है वैसे यहाँ का है। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन करने को बोला गया है तो जो भी आप रेक्टिफिकेशन करोगे वो बाइंडिंग होगी, सिंपल। हाँ दोनों जगह पर सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद अगला पैराग्राफ छोड़ दो। नेक्स्ट, द कंपनी शैल ट्रांसमिट टू इस रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया कॉपी ऑफ एवरी एंट्री मेड विद इन 15 दिन। वहाँ पे कोई एंट्री करी तो 15 दिन में यहाँ पर बता दो। और कीप एट सच ऑफिस डुप्लीकेट, सेम लिखा हुआ है, डुप्लीकेट बनाना ही था ना। टाइम लिमिट, क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मार्क करना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक। जो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ना वो क्लोज हो सकता है। क्लोज होने का क्या मतलब होता है कि अगर एक कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है, ठीक है, तो इसको टाइमली अपडेट करना पड़ता है ना। हमें अब तक तो ये चीज़ समझ में आ ही रही है कि इसको टाइमली अपडेट करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। आप अगर इसको टाइमली अपडेट करोगे तो यार ऐसा हो सकता है ना कभी कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, हमारा टाइमली अपडेट अगर नहीं हो पाया क्योंकि हमको वैसे भी टाइम दिया गया था
फॉरेन रजिस्टर में भी टाइम नहीं लगेगी, जो भी एंट्री आप वहाँ पर कर रहे हो 15 दिन में यहाँ पर बता दो, तो 15 दिन तो आप वैसे ही चल रहे हो, राइट। तो चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, जैसे वो बैंक का तुमने सुना होता है कि बैंक जो होता है बैंक तुम्हारे लिए 3 या 4 बजे तक खुला होता है, उसके बाद बैंक खुला होता है पर तुम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहा होता है। हाँ, अपना काम उसके अंदर सारे रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे होते हैं वो लोग, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सब कुछ। ये सेम चीज़ हैपेंस विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एज वेल। तो एक रजिस्टर ऑफ मेंबर अपडेट करने के पर्पज से ना क्लोज किया जा सकता है। क्लोज किया जा सकता है मतलब कि इस टाइम पर जब भी वो क्लोज है तो उस टाइम पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, आपको उस टाइम पर शेयर्स खरीदे नहीं बेचे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उस टाइम पर अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे भी हैं तो आपका नाम नहीं चढ़ेगा, आपका नाम चढ़ेगा जब रजिस्टर ऑफ मेंबर ओपन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा लॉ है। अब इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि अगर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करते हो, ठीक है, तो पहले तो आप एक नोटिस दोगे पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को मिनिमम 7 डेज का नोटिस दोगे कि हम क्लोज करने वाले हैं, ठीक है, क्लैरिटी। उसके अलावा रजिस्टर ऑफ मेंबर 1 साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए ही क्लोज हो सकता है, पूरे साल में, ठीक है। और अगर वो क्लोज होना है, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज होना है तो एक और चीज़ कि अगर वो कंटिन्यूसली किया, समझ में आ रहा है, अगर इसको कंटिन्यूड क्लोज होना है तो मैक्सिमम पीरियड है 30 डेज। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज करना है तो उसके लिए पहले नोटिस दोगे 7 दिन का। वो जो भी आप क्लोज करते हो, ठीक है, वो मैक्सिमम एक साथ मैक्सिमम 30 दिन के लिए क्लोज कर सकते हो, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर सकते। एक साथ 30 दिन के लिए क्लोज कर सकते हो और पूरे 1 साल में 45 डेज के लिए क्लोज कर सकते हो, समझ में? एक साथ मतलब इकट्ठा बंद ही है 30 दिनों के लिए, ठीक है। और 45 डेज साल का मतलब पूरे साल में 4 दिन कभी बंद कर दिया, कभी हफ्ता बंद कर दिया, कभी ऐसे बंद कर दिया, वैसे। आया समझ? तो 45 डेज इन ईयर एंड 30 डेज कंटिन्यूसली अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ 7 डेज प्रायर। आया? बस गिव दैट रीड फटाफट, एकदम स्पीड में पढ़ लो जल्दी जल्दी, टाइम लिमिट वाला टॉपिक। माफ करो, कितनी है? 5000 मैक्सिमम। अगर हम ये 5000 कितनी है? 5000 पढ़ो, 5000 है यार, 5000 पर एवरी डे, पर दिन का, एक दिन का 5000। अगर वो 30 दिन से आपका ज़्यादा निकल गया, 31 होगा, 5000 प्लस 5000, हाँ उसका जब ओपन करेंगे तो इकट्ठा 50 हो। हाँ, जो भी आपका मैक्सिमम होगा, लेकिन वो 5 करके भी 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। आ गया? उसके बाद पेनल्टी तुमने पढ़ ली। नेक्स्ट आओ, इन अ डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 154 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 154 कौन सा? ये वाला है ना सेक्शन? नहीं, ये 91 है। शाबाश। 154 यही तो है यार। 154 पढ़ आगे। corresponds to 91 of the Companies Act 2013 are permissive and not mandatory. The section has application only when a company desires to close its register of members, and in such a situation the requirements of the section have to be complied with. इसका मतलब ये कि अगर आप बंद नहीं करना चाहते हो तो हम जबरदस्ती बंद नहीं करवाएंगे, राइट। तो परसुएसिव इन नेचर है, मतलब मैंडेटरी क्लोज करने की जरूरत नहीं है, पर अगर करते हो तो ये सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। आया समझ? अगला पैराग्राफ, द पावर इन दिस सेक्शन इज इंटेंडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू एनेबल द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स टू बी बॉट अप टू द डेट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिविडेंड एंड बोनस एक्सेट्रा। आया समझ? है ना? However, even if the register of members is closed, the company is obliged to make certain entries during the period of closure. Such entries relating to registration, कुछ probates, कुछ letters of administration होते हैं, ये सारे हैं, वो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। अगले उसके अलावा क्या दिया हुआ है? Closure of register is clogged. Clogged with the clogged मतलब हैरी पॉटर देखा है किसने?
वो उसके पास एक चादर थी जिससे वो छुप जाता था, वो क्या था? उसको क्लोक कहते हैं। एक ऐसा इनविजिबल चद्दर, छुप जाना, हाँ, किसी पर चीज से छुप जाना। किसी चीज़ से छुप जाना। तो जब आप किसी चीज़ के अंदर छुपे हुए हो तो उसको क्लोक्ड कहते हैं, हिडन। ठीक है। द क्लोजर ऑफ रजिस्टर इज अ क्लोक्ड विद द राइट टू रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। उन्होंने क्या बोला कि क्लोजर ऐसा लगेगा कि भाई कि कहीं ना कहीं अगर हम रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं तो इसके अंदर वो छुपा हुआ है अंदर कहीं पर कि हम तो ट्रांसफर भी नहीं करेंगे तुम्हारा फिर, राइट। तो द क्लोजर ऑफ रजिस्टर इज क्लोक्ड विद द राइट टू रिफ्यूज ट्रांसफर। पॉइंट समझ में आ रहा है किससे करें? कि क्लोज, मैंने अगर रजिस्टर बंद कर रखा है, ठीक है, तो अगर मैंने बंद कर रखा है और तेरे को शेयर्स ट्रांसफर करने तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मेरा तो रजिस्टर बंद है, तो नहीं कर सकता। यही होता ना बैंकों में, अभी आप नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि एंट्रियाँ चल रही है, अरे राइट, यही होता है। तो ये लोग ने भी यही बोला कि अगर बंद है इसका मतलब आप काम नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ऐसा लगता है हमें कि अगर रजिस्टर बंद है तो इसका मतलब हम ट्रांसफ़र मना कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन मना कर सकते हैं, बंदे की एंट्री और रजिस्टर मना कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ हिडन राइट एक तरीके से। तो ये चीज़ लेकिन गलत हो जाएगी। तो रिकॉर्ड डेट इज एन ऑल्टरनेट फॉर क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर्स। The purpose of closing of the register is to get the register updated and to fix a cut-off date for the purpose of payment of dividend, for example. आया समझ? तो मतलब ये राइट तो होती ही है? नहीं होती है, वही आगे बताएगा, कंक्लूड करेगा। The purpose can also be achieved by fixing a record date for a day. इसलिए उन्होंने बोला कि इस चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव निकालिए, एक रिकॉर्ड डेट सेट कर लो। आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज करके लोगों को मना नहीं कर सकते, उस टाइम पे ट्रांसफर नहीं रुकते, बस आपका नाम एंटर नहीं होता है। एक ये समझ में आ गया? नाम ओपन होगा तब एंटर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये लोग क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड डेट होता है। रिकॉर्ड डेट मतलब क्या होता है, मान लो अगर कंपनी को, इस चीज़ को समझना, अगर कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो कंपनी है ना, यार किस हिसाब से करेगी? अगर मैंने आज डिसाइड किया तो बहुत सारे लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितना कुछ हलचल हो रही है मार्केट में, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि मेरे को डिविडेंड देना किसको है? हर दिन तो बंदे बदल रहे हैं, हर मिनट बंदे बदल रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पर बंदा रिकॉर्ड डेट सेट करता है। कंपनी बोलती है कि आई एम डिक्लेयरिंग डिविडेंड टू ऑल दोज पर्सन्स जो मेरी किताबों में थे ऑन द डेट ऑफ 7th of July। बस ये रिकॉर्ड डेट हो गया। आया समझ कि वो 7th of July की एंड पे जिस बंदे का नाम था, जब मार्केट क्लोज हुई 7th of July को, जिस बंदे का नाम मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में था, मैं उनको डिविडेंड दूंगी बस। उसके बाद भले आपने शेयर्स खरीदे हैं खरीद लो, बाद में बेचने बेच लो, जो करना है, बट जो इस तारीख को थे उसको, दैट इज द रिकॉर्ड डेट है। तो मतलब हम रिकॉर्ड डेट पे रिफ्यूज वो नहीं, उन्होंने बोला कि अगर आप हमने रजिस्टर क्लोज किया, ठीक है, तो उन्होंने बस समझाया हुआ है कि एक तरीके से एक रिकॉर्ड डेट भी चीज़ होती है। आप क्लोज मत करो, रिकॉर्ड डेट मान लो। क्लोज करने का यही मतलब था, अपडेट करना। तो मतलब क्लोज मत करो, साथ साथ अपडेट करते रहो और एक रिकॉर्ड डेट मान लो कि उस दिन जिसका नाम है उसको दे दो। मतलब जितना का नाम होगा सिर्फ उसके बाद एक और रिकॉर्ड डेट बाद में। हाँ, वो मर्जी होती है कि जैसे वो लोग कर सकते हैं। तो मतलब ट्रांसफर शेयर्स किसी भी हद पे नहीं हुए। हाँ, ठीक है, बोल। अब जैसे कि शेयर मार्केट में होता है कि 4 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, हम ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। हाँ, तो वो क्यों है? मार्केट बंद हुई है ना, देखो अगर बाय करना था तो कल बाय करेगा, ऐसा होता है। बस मार्केट बंद हो गई, देखो सब्जी खरीदने तो रात को 3 बजे आके देखो सब्जी नहीं मिलेगी ना, मार्केट बंद हुई है, ये ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? ये रूल 10 रीड कर लेना, कुछ नहीं हो, 7 days नोटिस इन द मैनर स्पेसिफाइड न्यूज़पेपर में, सब कुछ ऐसा होता है। बस जब आप रजिस्टर बंद करते हो ना तो आप 7 दिन पहले नोटिस देते हो। हमने ये चीज़ देखी ना, यहाँ पर नोटिस देते हो मिनिमम 7 days का। इस 7 days का नोटिस अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो न्यूज़पेपर में जाता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी है तो एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्स मेंबर्स का है तो इनफाइनाइट टाइम के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर लिख लो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फॉर परमानेंटली, और रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर फॉर 8 years। मतलब तो क्या होना चाहिए? जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो आजीवन संभाल के रखना है, ठीक है, ठीक है।
कंपनी अगर 50 साल काम कर रही है तो जो पहले साल का रजिस्टर्ड मेंबर है वो भी संभला रहेगा जब तक कंपनी है। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर है वो मैंने आज बनाया, जो 8 साल पुराना वाला रजिस्टर होगा वो मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ। मैंडेटरी होता है फिर ये भी कंपनी को कोई होता है करना कि मैंडेटरी है यार, CMGD 1 पेनल्टी तो देख के आया पीछे। नहीं, ये डिस्कार्ड वाला जो आपने बोला मैंडेटरी 8 साल तो रखना ही पड़ेगा। 8 साल के बाद हटा देना। वो आपकी मर्जी। सेम विद फॉरेन रजिस्टर, अगले पेज पे वही है, फॉरेन रजिस्टर का डब्बा है, बस सेम चीज़ लिखी 8 साल परमानेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अरे यार चार्ट में भी बनाया हुआ है। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर कहीं कल को कहीं पे ओनरशिप का कोई पंगा आता है कि कौन बंदा ओनर है या नहीं है, उस चीज़ को अगर इन्वेस्टिगेट करना है, तो रजिस्टर्ड होल्डर्स ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी में बी अ नॉमिनी ऑफ सम अदर पर्सन हु रियली ओन्स द शेयर। ऐसा हो सकता है ना, जो बंदा कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होल्डर है वो इट कैन बी नॉमिनी ऑफ एनी अदर पर्सन। इन दिस केस तुम्हारा दिस enables you in fact control to consider real status। ठीक है, सेक्शन 216 पढ़ो, सेकंड लास्ट लाइन। 216 ऑफ द एक्ट empowers the CG to appoint an inspector to investigate into the report of ownership। कुछ नहीं, अगर ओनरशिप में पंगा हुआ, मैटर हुआ, समझ नहीं आ रहा है कौन है कौन नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा जो अपने हिसाब से दिमाग लगा के पता लगाएगा बस। डिक्लेरेशन बाय पर्सन्स नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। रजिस्टर्ड ओनर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होल्ड करता है या होल्ड करता है, वो अपने बारे में बता देगा, कुछ नहीं है। बट नॉट होल्ड एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अगर कंपनी के अंदर अगर कंपनी के अंदर ठीक है शेयर्स कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, तो उसके कंपनी की किताब में रजिस्टर के अंदर किसका नाम होगा? डिपॉजिटरी का ना, पढ़ा ना हमने, रजिस्टर की किताब में डिपॉजिटरी का नाम होगा, ठीक है, और डिपॉजिटरी की किताब में मेंबर वो बंदे का नाम होगा, शेयर होल्डर का नाम होगा, ऐसा, ठीक है। जो डिपॉजिटरी है ना वो रजिस्टर्ड ओनर है और जो शेयर होल्डर है वो बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है, ये समझ में आ गया? बढ़िया। बेनिफिशियल ओनर वो ओनर होता है जिसको कंपनी के सारे राइट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, कल को कॉल्ड अप हुआ तो पैसा सब कुछ उसका होगा। और रजिस्टर्ड ओनर वो इंसान होता है जो एक्चुअली कंपनी के पास बस है, कंपनी का नाम है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी द केस, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है रजिस्टर्ड ओनर के हिसाब से, और उसके अंदर कोई नॉमिनी होगा, कोई बेनिफिशियल ओनर होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कोई शेयर होल्डर होगा जो उस कंपनी में एक्चुअली बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा होगा, राइट। HUF के अंदर कर्ता के नाम पर होता है या HUF के नाम पर होगा किसी और का, तो ये फ़र्क होता है। एक इंसान जिसका नाम एंटर्ड है पर उसके पास कोई राइट्स नहीं है तो वो बेनिफिशियल ओनर, एक इंसान जिसके पास सारे राइट्स हैं पर उसका नाम नहीं है वो बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। जिसका नाम है, राइट्स नहीं है, रजिस्टर्ड ओनर, जिसका राइट्स है, नाम नहीं है, आ गया समझ? तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप रजिस्टर्ड ओनर हो पर आपके पास कोई बेनिफिट्स नहीं है तो आप बता दो, ठीक है। अगर आप इफ इट मीन्स द पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बट डू नॉट होल्ड एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को, हाँ, उसी कंपनी को जिसमें आपने शेयर्स खरीदे। तो कंपनी को पता कैसे, क्योंकि वो तो एक डिपॉजिटरी कर रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना हर बार डिपॉजिटरी होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी साथ ही अपना डिपॉजिटरी एक तरीका होता है, बाकी और बहुत सारे तरीके हैं। कंपनी होल्ड कर रही है, उसके अंदर कोई डायरेक्टर है, वो एक्चुअल बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। उसके अलावा बेनिफिशियल ओनर हो पर आपका नाम नहीं होगा ना फिर अंदर, तो भी आप डिक्लेयर करो। इट मीन्स द पर्सन हु होल्ड्स द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी बट हिज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स।
कर है टॉपिक गलत है, मतलब हेडिंग गलत है और ये सिर्फ डेफिनेशन है नीचे। मुझे भी यही लग रहा है। डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पढ़। रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? रेट विद द कंपनीज एक्ट रूल 0 मेक्स इट ऑब्लिगेटरी on the part of the person whose name is entered in the register of members of the company as a holder of shares in that company but who does not hold a beneficial interest in such shares, a declaration to the company specifying the name and the other particulars of the person who holds the beneficial interest in such shares को आपको बताना पड़ेगा। as much ये दोनों में थोड़ा सा डेफिनेशन ही है। नीचे में मैं बताया हुआ है कि पहले बोला रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है, दूसरा बोला रजिस्टर्ड ओनर को बताना पड़ेगा कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट जिसका है उसका नाम क्या है। ठीक है, आ रहा है? हाँ मनोज। अगला, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द पर्सन हु होल्ड्स और एक्वायर्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी टू मेक अ डिक्लेरेशन स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड पर्टिकुलर्स इन हुज नेम द शेयर्स एंड शेयर स्टैंड रजिस्टर्ड, कि मैं कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड कर रहा हूँ और मैं अपने नाम पे होल्ड नहीं करता, मेरे बदले इसका नाम है, तो बस दोनों आपस का अपना अपना नाम बता देंगे। क्या बढ़िया। अगर इतना ही करना हो तो वही साइन ही कर लेता है। हाँ, चेंजेस इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अगर आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट चेंज होता है तो 30 डेज के अंदर अंदर बताना है। सेकंड लास्ट लाइन है, शैल मेक अ डिक्लेरेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच चेंज। बढ़िया। पेनल्टी है अगर आप फेलियर कर दिए तो, और फाइलिंग रिटर्न विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज makes it obligatory on the part of the company to make a note of such declaration in the register concerned and to file within 30 days the date of receipt of declaration by it। जो भी डिक्लेरेशन होगा वो आप फाइल कर दोगे। आया? जो डिक्लेरेशन आपने दी है कंपनी को, कंपनी उसका रिटर्न फाइल करती है। वो रिटर्न नहीं लाइक पूरा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आरओसी को देते हैं, बस आपने जो कंपनी को दिया कंपनी आरओसी को दे देगी। अगर कंपनी ने आरओसी को नहीं दिया तो 50,000 की पेनल्टी कंपनी को पड़ेगी। नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा? यार लिखा था अच्छा नीचे 1000 नहीं है मतलब 50,000 with a further penalty of 200 rupees of each case after the calculation subject to 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरे यहाँ पे 5 लाख लिखा है। आप फाइलिंग रिटर्न पढ़ रहे हो कि पेनल्टी पढ़ रहे हो? फाइल रिटर्न पेनल्टी टू फेलियर टू फाइल रिटर्न पढ़ रही हूँ, तो वही तो पेनल्टी है। 1000 पर डे। हाँ, आप में अलग है, हमारे में पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1000 पर डे। हाँ, मेरे में भी वही लिखा। पेनल्टी इन फेलियर टू फाइल रिटर्न says if a company required to file a return under section 6 fails to do so before the expiry of the time specified, the company and every officer of the company in default shall be liable to a penalty of 1000 rupees for each day during such failure continues subject to maximum 5 लाख। वही है। फिर पेनल्टी फेलियर में डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन तुम्हारी गलती है कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया कंपनी को, और कंपनी को रिटर्न फाइल करना है वो अलग कंपनी की गलती है। समझ आ रहा है कहाँ अटका कर है? आपने पहले पढ़ाया कि पेनल्टी इन फेलियर टू मेक डिक्लेरेशन, मेरी गलती मतलब कि मैंने नहीं बताया कि कंपनी को कि मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ या फिर रजिस्टर्ड ओनर हूँ। हाँ अगर ये गलती मैंने करी है हाँ तो मैंने कंपनी को नहीं बताया, हाँ, तो तेरी गलती है, तुझे फाइन पड़ेगा क्यों पड़ेगा? क्योंकि तूने नहीं बताया। मैंने नहीं बताना तो मैंने रजिस्टर ऑफ ओनर को बोला। तो बोला हुआ ना, लेकिन मैंडेटरी है बताना। नहीं बताओगे तो पेनल्टी दोगे और क्या आया? आपको बताना पड़ेगा ज़बरदस्ती, भले आपको पसंद है वो नहीं पसंद है। ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला जिसके पास रजिस्टर्ड ओनर नहीं है वो बताएगा, रजिस्टर्ड ओनर वाला भी बताएगा। डिपॉजिटरी होते हैं ना वो अलग चीज़ होती है, डिपॉजिटरी वाला को नहीं बताना पड़ता क्योंकि डिपॉजिटरी बता देता है आपके बिहाफ पे, आपको नहीं बताना पड़ता। इधर वो हो गया। अब जो हम ऐसा बताएंगे ये ना पूरा डिपॉजिटरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ मैं तुमको मतलब समझाने के लिए बता रही थी, मतलब समझाने के लिए बता रही थी। और बाकी तुम्हारा जो है ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर कंपनीज में कि कई बार अ पर्सन होल्ड शेयर्स, फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग अ शेयर, आई एम अ पार्टनरशिप फर्म राइट। अब वो फर्म मेरी रजिस्टर्ड है तो मैंने शेयर्स खरीद लिए, बट द फर्म इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स, द पार्टनर्स रियली आर, इट कैन हैपन। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कि अगर तुमने नहीं बताया तो पेनल्टी, और कंपनी को बता दिया
और कंपनी रिटर्न फाइल नहीं किया तो कंपनी को पेनल्टी। उसके बाद अगला 89(9) वाला जो सेक्शन है ना, वो वाला मार्क कर लो लाइन। कि ऐसा कुछ भी पंगा हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन लोगों को डिविडेंड नहीं दोगे, आप डिविडेंड तो दोगे, वो उनका हक बनता है, ठीक है। प्रेजुडाइज मतलब ऐसा उसको नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद बेनिफिशियल इंटरेस्ट 89(10). बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, वहाँ पे आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अरेंजमेंट है, राइट, एंटाइटलमेंट, एनीथिंग, ठीक है। एक्सरसाइज और कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज एनी और ऑल द राइट्स टू द शेयर्स रिसीव पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड्स एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी कंपनी से उनको बेनिफिट मिल रहा है। अगला स्टेप्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स। रजिस्टर्ड ओनर अपना MGD 4 बना के रखता है, सॉरी बताता नहीं है, वो डिक्लेरेशन देने के लिए फॉर्म दिया हुआ है। क्यों क्या? हाँ जा घर जाए, इसको पॉज कर दो। अच्छा, अभी आपको डिक्लेरेशन को बोला गया था ना, तो डिक्लेरेशन करने के लिए ये फॉर्म्स है। अगर आप रजिस्टर्ड ओनर हो, आपको डिक्लेरेशन करनी है, आपका डिक्लेरेशन MGD 4 में होगा, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका ये क्या बोलते हैं, फॉर्म्स टू बी फाइल्ड इन केस ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर है, बेनिफिशियल ओनर हो तो MGD 5 में, और अगर आप कंपनी को जो ROC को फाइल करना पड़ता है, राइट, वो वाला हो गया MGD 6 में। बढ़िया। तो उन्होंने यहाँ पर बाकी उन्होंने दिया हुआ है, ये वही पॉइंट्स में ये फॉर्म्स दिए हुए हैं, बस डेज मार्क कर लो कि पहला होगा जो रजिस्टर्ड ओनर कंपनी को देगा MGD 4 कितने दिन में, 30 डेज के अंदर ऑफ इट्स acquiring residual ownership in the company, 30 days of entry of his name or 30 days of any change, ठीक है। फ्रॉम एनी चेंज और एंट्री ऑफ हिज नेम तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद बेनिफिशियल ओनर का भी यही है 30 डेज वाला ही, आफ्टर अक्वायरिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जो MGD 5 वाला बोर्ड में लिखा है ना। और लास्टली MGD 6 रजिस्ट्रार को बताना होता है विद फीस विद इन 3 डेज, सब 30 है। अगला सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स इन अ कंपनी, द कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल। ये क्या है कि अगर कोई इंसान कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप होल्ड करता है, सिग्निफिकेंट इज एक मेजर चंक ऑफ शेयर्स होल्ड करता है, तो सिग्निफिकेंट इज मोर देन 25%। अगर आप शेयर्स किसी कंपनी में होल्ड करते हो, उसको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप कहते हैं। प्रोवाइडेड एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन्स और ट्रस्ट और कोई भी 4-5 लोगों के साथ मिलकर अगर आप होल्ड करते हो बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 25% or such other percentage as may be prescribed in the shares of a company or the rights to be exercised and the actual exercising of significant influence or control, जो भी आप होल्ड करोगे अगर वो ओवर 25% जाएगा तो आपको भी तब भी डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। शैल मेक डिक्लेरेशन टू द कंपनी। बढ़िया, क्लैरिटी है, मिल गया। विद इन सच पीरियड है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, विद इन सच पीरियड ऑफ एक्विजिशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कोड नहीं लॉ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक अभी की कॉन्सेप्ट्स में क्या आ रहा है कि रूल 2 ऑफ द कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप एज अमेंडेड बाय द कंपनीज रूल्स। फर्स्ट पैराग्राफ, गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब अदर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उनकी मर्जी है, वो चाहे तो 25 नहीं, मान ले 30% रख सकते हैं, 15% रख सकते हैं, जो भी अपने हिसाब से वो लोग ओनरशिप रख सकते हैं, राइट। उसके बाद सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, वो उसकी डेफिनेशन हाँ, पर यहाँ पर आप देखो अलग भी है, क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन रिलेशन टू अ रिपोर्टिंग कंपनी मीन्स एन इंडिविजुअल रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 90 who acting alone or together with one or more persons of trust or one or more following rights or entitlement such reporting, namely आप ये होल्ड कर रहे हो। एक होता है 25% 90 के हिसाब से, सेक्शन 90 के हिसाब से आपको बोला गया है कि अगर आप किसी कंपनी में सच 25 और सच अदर परसेंटेज एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है ना, समझ में आया। तो 25 या तो सच अदर परसेंटेज एज में, ये सच अदर परसेंटेज है,
आया? ये रूल्स हैं, देखो प्लीज़ हेडिंग थोड़ा अवेयर रहो, ये हेडिंग में रूल्स लिखे हैं, राइट? तो रूल्स में और एक्स्ट्रा वो प्रोविजंस बोले हुए हैं कि सिर्फ 25 नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तब भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप मानी जाती है। आया समझ? इफ़ यू होल्ड 25% एज पर सेक्शन 91 यू आर होल्डिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप एज पर द रूल्स। इफ़ यू होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ नॉट लेस देन 10% तब भी आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माने जाते हो। होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द शेयर्स। वोटिंग राइट्स सिर्फ होल्ड करो, शेयर्स नहीं होल्ड करो, सिर्फ वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहे हो। फिर तो 25% वाला तो तुम बोल ही नहीं रहा। यार बनने की ज़रूरत नहीं है ना, इन्होंने बस सेक्शन के हिसाब से अलग बोला, रूल्स के हिसाब से अलग बोला। ऐसा हो सकता है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में था नहीं, हाँ, section में रूल अलग अलग था, बस ये वही है। दोनों में से जो भी मीट कर जाए। ठीक है, तो 25% वहाँ पर है, यहाँ पर उन्होंने बोला अगर आप 10% से ऊपर शेयर्स होल्ड करते हो, 10% से ऊपर वोटिंग राइट्स होल्ड करो, सिर्फ वोटिंग राइट्स, शेयर्स नहीं, वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो, या तो हैज़ द राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट इन नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड। जो भी डिविडेंड मिलेगा 10% आपको मिलेगा, और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल ईयर थ्रू इनडायरेक्ट होल्डिंग्स अलोन और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स। ठीक है, आप वो होल्ड करो, डिविडेंड ले रहे हो, हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन एनी मैनर अदर देन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग्स अलोन। कोई भी तरीके से आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो, आपके पास राइट है कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, आपके पास राइट है कि जो डायरेक्टर को बोलोगे वही काम करेगा, राइट? यू हैव दैट। अब ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आप कह सकते हो कि यू आर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप आप होल्ड करते हो। ठीक है, इन एनी ऑफ द 4 पॉइंट्स। आया समझ? तो इधर 25% और एज पर द रूल्स एनी ऑफ द 4, 10% शेयर्स, 10% वोटिंग, 10% से ज़्यादा डिविडेंड, 10% या तो विदाउट 10% आपका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बस ये 4 एक्सप्लेनेशन को रीड मार्क कर दो और आगे आ जाओ। पूरी एक्सप्लेनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, HUF, ट्रस्ट, ये सब क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर आगे डेफिनेशंस भी फालतू इधर आओ। एक्टिंग टुगेदर मतलब कोई बंदा जब साथ में काम कर रहा है। शेयर्स का मतलब पता है, रिपोर्टिंग कंपनी जिस कंपनी में आपने शेयर्स लिए हैं साथ में हो। पार्टनरशिप एंटिटी पता है, मेजॉरिटी मतलब हाफ से ज़्यादा खरीदना, राइट? तो वही है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका इन्फ्लुएंस है। बस अगला इलस्ट्रेशन है क्या तुम्हारी किताब में, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, इसको कट कर दो। इलस्ट्रेशन का डब्बा ही कट। सम मोर प्रैक्टिकल सिनेरियोस, इस पर रीड मार्क कर दो। ठीक है, अब डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होगा वो डिक्लेरेशंस देगा कि मैंने 25% होल्ड कर दिया है, मैंने 10% होल्ड कर दिया है, माई होल्डिंग इन योर कंपनी इज मोर देन 10% राइट नाउ। ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन देगा इस चीज़ का कंपनी को, ज़बरदस्ती है। बढ़िया। इनिशियल डिस्क्लोजर होगा जब आप पहली बार कंपनी में मोर देन 10% होल्ड करते हो, वो इनिशियल होगा। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फाइल अ डिक्लेरेशन फॉर्म BEN1 टू द रिपोर्टिंग कंपनी विद इन 90 days फ्रॉम सच कमेंसमेंट। बढ़िया, जैसे ही आपने होल्ड करा 90 डेज के अंदर अंदर डिक्लेरेशन दो। कंटिन्यू डिस्क्लोजर मतलब क्या हुआ कि अगर आप होल्ड कर रहे हो पर आपने कुछ चेंज हुई, ओनरशिप बढ़ गई है, कम हो गई है, जो भी, तो एवरी इंडिविजुअल हु सब्सिक्वेंटली बिकम्स अ SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और वेरी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप अंडरगोज एनी चेंज, फाइल अ डिक्लेरेशन फॉर्म BEN1 टू दी रिपोर्टिंग कंपनी विद इन 30 days ऑफ एक्वायरिंग सच बेनिफिशियल ओनरशिप और एनी सच चेंज देयर। बढ़िया, पहली बार 90 डेज के अंदर अंदर बताना है, चेंजेस होंगी तो 30 डेज के अंदर बताना है। फिर ऑब्लिगेशन टू द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी का क्या काम है, ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर वही वो चीज़ ROC को बताएंगे 30 डेज के अंदर BEN2 में, द रिपोर्टिंग कंपनी शैल फाइल अ रिटर्न इन BEN2 विद द रजिस्ट्रार इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन 30 दिन। सही। उसके अलावा नोटिस टू द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, इट शुड बी नोटेड दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल to self-declare his significant beneficial holding and the obligation of the company to send notice seeking information from the members are independent obligations। आ रहा है समझ कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं तुमको बताऊं कि भाई मेरी इतनी होल्डिंग है, और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर भी जिम्मेदारी कि अपने मेंबर्स का ध्यान रखो यार, कौन कितना होल्ड कर रहा है। तो तुम भी कंपनी बीइंग अ कंपनी विल गिव योर मेंबर्स अ नोटिस कि यू आर होल्डिंग दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है, तो वो अलग चीज़ होगी, नोटिस टू द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स।
और ये रिपोर्टिंग आपको करनी होती है सेकंड पैराग्राफ, उसी टॉपिक के सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन, इन रिलेशन टू दैट रिपोर्टिंग कंपनी एंड इज टू आइडेंटिफाई हिम एंड कॉज सच इंडिविजुअल टू मेक अ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर BEN1। तो तुम उसको नोटिस भेजोगे, क्या नोटिस भेजोगे कि BEN हमको दे, ठीक है। हाँ, आया समझ, क्लैरिटी बन रही है ना पूरी पूरी, वेरी गुड। फर्दर इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 95 अ कंपनी शैल गिव नोटिस in the prescribed manner to any person who whether or not a member of the company whom the company knows or has reasonable cause to believe। अगर कंपनी को लग रहा है सिर्फ कि ये बेनिफिशियल ओनर है तो उसको भी नोटिस दे सकती है कि पक्का तेरा होल्डिंग पता हमारी कंपनी में कितना है। अगर उसको लगता है कि सिग्निफिकेंट नहीं है पर मेरे को डाउट है, तभी भी मैं उसको नोटिस दे सकती हूँ कि एग्जैक्टली तेरा सच सच बता कि कितना होल्डिंग है। कि स्टॉपल वाला हो नहीं, स्टॉपल का कुछ नहीं है इसके अंदर, बस बेनिफिशियल है ना ये तो यार, इसका मतलब आप होल्डर तो हो ही ना। बेनिफिशियल हो नहीं हो ये बात हो रही है कि 10% से ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ ये बात हो रही है, ठीक है। तो टू बी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी हो या नहीं, आपके पास नॉलेज है, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, दैट टू हैव अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 years। ये बट ये नॉन मेंबर्स को भेजते हैं, बेनिफिशियल ओनर है ना यार, ये तो नॉन मेंबर्स को लिखा है वेदर और नॉट, तो बेनिफिशियल ओनर है ना, ये मेंबर नहीं होगा तो चलेगा रजिस्टर्ड। वही सेम लाइन में जोर से बोलूँगा देखो समझ आ जाती है क्या बात है। जो टू अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी आप भेज सकते हो, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, मतलब क्या कि मैं सीधे ओनर को बोलूँगी कि तेरा बता तेरा कितना इंटरेस्ट है। अब वो जवाब दे नहीं दे हमको नहीं पता, तो मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे मन्नत का पता है क्या कितना इंटरेस्ट है, तो आई गिविंग यू द नोटिस कि गिव मी द डिक्लेरेशन। एक इंसान को जिसके पास नॉलेज होगी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हैविंग बेनिफिशियल ओनरशिप, या तो टू हैव अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 years, अगर आप पिछले 3 सालों में हमारे कभी भी सिग्निफिकेंट ओनर थे या नहीं थे, ठीक है। तो ओनरशिप का नोटिस बेसिकली बेन 1 तो आपका है ही एक, जब आप डिक्लेयर करते हो। ये सेम चीज़ नोटिस कंपनी भी आपको भेज सकती है कि बेन 1 दो। उसके अलावा कंपनी अपनी मर्जी से इन लोगों को भी नोटिस दे सकती है जिसके ऊपर उसको डाउट है कि शायद ये बेनिफिशियल ओनर है कंपनी का। आया समझ। कॉन्सिक्वेंसेस नॉन रिपोर्टिंग, ये फाइन फुइन होंगे, मार्क कर लेना बस। सस्पेंशन होगा आपका, राइट टू रिसीव डिविडेंड हो सकता है, ये मार्क कर लो क्या क्या है प्लीज, अभी देख लो ना ऊपर ऊपर से। हुआ किया पढ़ा ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल ओनर का कुछ पंगा है तो आप कंपनी ट्रिब्यूनल को अप्लाई करती है टू पास एन ऑर्डर, ठीक है। देखो अभी NCLT an application moved by the company is not under a binding obligation to pass restrictive order and the concerned person or member shall have the opportunity to explain why he is or he is not a significant beneficial owner of the company and retract the contentions made by the company। अगर मुझे लगता है कि बेनिफिशियल ओनर है, डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है या पंगा कोई है, तो मैं ट्रिब्यूनल को बोल सकती हूँ एक ऑर्डर पास करने उस बंदे के खिलाफ। ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से ऑर्डर पास करेगी या नहीं करेगी, व्हाटएवर द केसेस। आया रहा है समझ? हाँ, क्लैरिटी है मतलब, ध्यान है ना। उसके बाद अगला सेक्शन 98 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न्ड मेक सच ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग द राइट्स अटैच्ड विद द शेयर्स। अगर ऑर्डर पास करना चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और विद इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन। बढ़िया। अगला पैराग्राफ, सॉरी अगला, द कंपनी और द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल may make an application to the tribunal for relaxing or lifting of the restriction placed by the tribunal within a period of 1 year। अगर आप चाहो तो कंपनी को आप अपील करो कि आपने जो ऑर्डर पास किया है वो गलत है और मैं सच में नहीं हूँ या जो भी, तो रिस्ट्रिक्शन हटा दें, ठीक है। आया समझ, क्लैरिटी है। स्ट्रेट आ जाओ, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो बेन 3 में उनका भी रजिस्टर मेंटेन होता है जिसके अंदर ये चीज़ें होती है। बेन 1 में तो डिक्लेरेशन था ना यार। अच्छा, बेन 5 में वो बेन 5 कहाँ से आया? ऐसे कैसे नहीं आया?
कहाँ रजिस्टर करने वाला? हाँ, ये रजिस्टर है यार, रजिस्टर मेंटेन करना। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये वाले रूल किसको एप्लीकेबल नहीं है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू IEPF अथॉरिटी। IEPF अथॉरिटी इनको पता नहीं क्या होता है। It's holding company. नहीं, प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड है ये, इंटरनेशनल समथिंग। Investor Education and Protection Fund. न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। लिख ले उसको, न्यू दिल्ली इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये किसने बताया? ठीक है, अगर IEPF आपकी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है सिग्निफिकेंट, तो आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वाले आपके कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं तो उनको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी रहने दे, वहाँ पर मत जाओ। IEPF वालों को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, इट्स होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, वो कंपनी की होल्डिंग कंपनी तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होल्ड कर रही है ना, तो उनको देने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, they don't need to give any declaration. Reporting company or a body corporate entity controlled by the government. SEBI registered investment vehicles हैं, जो कंपनी उनका काम ही ये होता है शेयर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स अंडर दी RBI, इन लोगों को अगर ये लोग कंपनी के अंदर 10% से ऊपर, 25% से ऊपर या वट एवर द केस इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप होल्ड करते हैं, तो इन लोगों को स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन नहीं। शाबाश, ठीक है। यहाँ तक पेनल प्रोविजंस मत पढ़ना, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सीधा बोलो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी एक बार क्या ध्यान रखना है कि अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई गड़बड़ है या कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, फर्स्ट 2 लाइंस, रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी कंटेन्स नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन इफ एनी, ओनली ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो अगर आप उसको ठीक करने वाले हो तो थर्ड लास्ट लाइन, अ पर्सन हुज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मिल गया, इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी even though he may have done everything to entitle him to put his name in the register of members. तो injustice may therefore result from such omission or commission, जो भी गलत हो जाएगा ना उसके साथ। अगर वो बंदे ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ही इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ कंपनी शेयर्स, तो उसका नाम होना चाहिए, करेक्ट। अगर नाम नहीं है तो वो कंपनी का ओनर नहीं होगा एक तरीके से, तो इनजस्टिस हो गया ना। इसीलिए ही फिर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। लोगों ने टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का करने की कोशिश की है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होना का मतलब है कि आप कंपनी के मेंबर हो। अगर आपका नाम नहीं है तो आप मेंबर नहीं हो। पर अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और आपका नाम नहीं है तो ये गलत हो गया, और इसको गलत होने को ठीक करना पड़ेगा, जिस रेक्टिफिकेशन का टॉपिक। फालतू में दे दिया लोगों ने, कितना सा टाइम वेस्ट हुआ। अच्छा, यही टॉपिक था क्या? यही आपने पूरा है। अगला वो डब्बा छोड़ दो एक बार के लिए, अगला पढ़ो। सेक्शन 59 of the Companies Act confers power on a tribunal or a competent court outside India specified by the government by notification of foreign members or debenture holders residing outside India to order rectification of the register of members if an appeal is made by the aggrieved person or any member of the company or company on the following grounds। ठीक है, तो इंडिया के अंदर का बंदा ट्रिब्यूनल को बोलेगा, बाहर का बंदा कोई कोर्ट विच इज़ एज डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बोलेगा। ये लोग को बोला जाएगा अगर आप अग्रीव्ड पार्टी हो और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है, ठीक है, तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए जाओगे उनके पास अपील करने को, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, क्या, वेयर द नेम ऑफ द पर्सन इज विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर्ड, आपका नाम जबरदस्ती डाल दिया गया है, सॉरी, वेयर हिज नेम आफ्टर हैविंग बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज ओमिटेड, आपका डाला था नाम पर गलती से काट दिया या निकाल दिया विदाउट सफिशिएंट कॉज, या
where default is made or unnecessary delay takes place in entering the name. लिखा नहीं है, डिले कर दिया, ठीक है. और this may happen where a person has transferred his shares according to the law and the company either refuses to delay or delays the registration or transfers his name and transfers his name. बढ़िया, मैंने शेयर्स तुम्हें बेच दिए, वो लोग मेरा नाम कट ही नहीं कर रहे और तुम्हारा नाम डाल ले रहे, तो मैं भी खुश नहीं हूँ, तुम भी खुश नहीं, क्योंकि मुझे नाम लेना नहीं है और तुम्हें रखना है, राइट. तो दोनों पार्टीज अनहैप्पी है ना, ये सब हो गया. उसके बाद से अगला पैराग्राफ छोड़ दो, नेक्स्ट आ जाओ. The provision of this section shall not restrict the right of a holder of securities to transfer such securities and any person acquiring such securities shall be entitled to vote unless the voting rights have been suspended by the order of the tribunal. इसका मतलब अगर मान ले मैंने मन्नत को शेयर्स बेचे, उसने मेरा नाम काटा नहीं और उसका नाम लिखा नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मन्नत के पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगी, उसके पास वोटिंग राइट्स होंगी अनलेस एंड अनटिल तो हमने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया, ट्रिब्यूनल ने इस वक्त बोला कि इस वक्त सब रुक जाओ, कोई वोट नहीं, कुछ नहीं, ये शेयर इस वक्त फ्रीज है. क्यों? क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं कि राइटफुल ओनर कौन है. मान ले मैं भी लड़ने लगी कि नहीं मैं ही राइटफुल ओनर हूँ, मैंने तो इसको बेचा ही नहीं, फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. ये डब्बा जो है ना साइड में इसका, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, ये मांग कर लेना प्लीज. वो 3 years का लिमिटेशन पीरियड है. लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था, याद है कि अगर ऐसा कुछ मंगा हो तो 3 साल के अंदर आपको केस करना होता है. तो 4th क्लास टाइम में लिखा है, ठीक है. अब वो ऊपर वाला वो केस था ना जो पिछला, वो देखो प्लीज. Petitioners failed to procure their share certificates. It could not be said that they had not transferred their shares in favor of the respondents, and thus petitioners were not entitled to the relief for rectification of register of members of respondent company. That's the नाम लिखा है. मान ले मैंने आपको शेयर्स बेचे, ठीक है. कंपनी ने मेरा नाम काटा नहीं, मेरा नाम वहाँ पर है, ठीक है. मैंने जब तुमको शेयर्स बेचे तो तुम कंपनी से अपना शेयर सर्टिफिकेट लोगे, राइट. ऐसा ही होता ना. अगर हम डिपॉजिटरी के थ्रू नहीं बेच रहे हैं, मैं अगर मान ले तुझे कोई शेयर्स बेच रही हूँ तो मैं कंपनी को अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करूँगी, कंपनी वो फाड़ देगी और कंपनी तेरे को नया सर्टिफिकेट इशू करके देगी जो तेरे नाम का होगा, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होंगे, ठीक है. यही हुआ, मैंने अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया, ठीक है, पर कंपनी ने मेरा नाम काटा नहीं और तूने अपना सर्टिफिकेट लिया नहीं, ठीक है. तो इस वक्त उस शेयर का सर्टिफिकेट हम दोनों के पास किसी के पास भी नहीं है. अब हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद तूने बोला कि अरे इस शेयर्स का मालिक तो मैं हूँ, अब तक उसका नाम क्यों लिखा है, राइट. तो ये भी तूने बोल दिया. तो उसने बोला अच्छा तुम मालिक हो तो शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ. तूने बोला वो तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना ये शो करने का, right? If you have to prove that your name is or has to be in the register or your name should not be in the registry, दोनों का प्रूफ आपको ही करना पड़ता है. तो मतलब इस केस में पुराने वाले के पास ही वो शेयर्स थे. आया समझ? राइट ऑफ मेंबर्स क्या होगा कि वो रजिस्टर में सर्टिफिकेट मिलता है उनको, उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हो. वोटिंग राइट. रीड शाबाश. इंडिविजुअल राइट्स क्या होंगे अभी? हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी वाली इंडिविजुअल राइट्स. राइट टू रिसीव कॉपीज, ये पढ़ लो स्टैंडअप में. कॉपीज अगर आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको किस सैटरडे रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना है, मीटिंग अटेंड करनी है, अदर राइट्स, ठीक है. अदर राइट्स रीड कर लेना. रिपोर्ट टू कॉस्ट ऑडिटर, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आना चाहिए आपके पास. अगर आप सैलरी रजिस्टर्स देखना चाहते हो तो डिबेंचर ट्रस्टी का रजिस्टर है, चार्जेस का रजिस्टर है, ये सब आप देख सकते हो क्योंकि आप ओनर हो. और अदर राइट्स भी हैं. ये लोग है ना, आप तुमको ये टॉपिक ऐसा फालतू से लग रहा होगा, पूछ लेते हैं इसमें से, ठीक है. अपॉइंट डायरेक्टर्स हैं और से अलग अलग, ठीक है. अच्छा अभी मुझे एक भाई को याद हो तुमको, जनरल मीटिंग में हमने पढ़ा था, याद करो. तो मैं बहुत टाइम लगा के हमने पढ़ा था. वो रिक्विजिशनिस्ट चाहे तो मीटिंग कॉल कर सकते हैं, बताया था, याद है? 120 दिन का सिस्टम था. कितना ट्रिब्यूनल को बोलेंगे, वो ट्रिब्यूनल को बोलेंगे, वो खुद कॉल कर सकते हैं ना कंपनी को बोल के. मीटिंग होती है टोटल 45 डेज का होता है. हाँ. उसके पहले कंपनी को बोलते हैं, 21 दिन का नोटिस होएगा. हाँ. उसके मैंने बाद बोला अगर है. नहीं करी तो उसके बाद फिर वो
खुद ही मतलब मीटिंग कर लेते हैं वो 3 मंथ्स के और अंदर। इनकेस अगर मीटिंग नहीं कंडक्ट हुई मतलब मेंबर्स नहीं है तो वो एडजॉर्न हो जाती है। मेंबर्स की मीटिंग होगी तो कैंसिल हो जाएगी, वैसे एडजॉर्न होगी। हाँ हाँ और अगर एडजॉर्न हो गई उसके बाद भी कुछ नहीं तो रिक्वेस्ट अपना करेंगे जो भी है। हाँ ठीक है। हुआ क्या है यहाँ पर, अंडरस्टैंड, अगर रिक्वेजिशनिस्ट चाहते हैं कि EGM कंडक्ट हो तो रिक्वेजिशनिस्ट वाले बोल देते हैं ना BOD को कि भाई मीटिंग कंडक्ट करवाओ, EGM कंडक्ट करवाओ, तो कुछ मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट चाहिए थे, कुछ 2-3 तो नहीं चलेगा था ना, 110 और 1000 मिनिमम। तो ये क्या है, ये कलेक्टिव राइट है कि इकट्ठा आ जाओगे तो मिल जाएगी, अगर नहीं आ पाए तो नहीं मिलेगी। तो शेयर होल्डर से कुछ राइट्स कलेक्टिव भी होती हैं। एक तुम्हारा ये चार्ट में देख लो, सेक्शन 100 दिया हुआ है देखो, ऑफ द कंपनीज नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और मेंबर्स नॉट हैविंग लेस देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर में रिक्वेजिशन टू कॉल द EGM। आया समझ, इस तरफ वाला डॉक्यूमेंट राइट। ट्रिब्यूनल को भी बोलते थे। वो अलग है यार, ट्रिब्यूनल को बोलना अलग होता है। ट्रिब्यूनल को अप्लाई, ट्रिब्यूनल को कल्ला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। आप कंपनी को बोल रहे हो कि हमें मीटिंग कंडक्ट करवा दो, ठीक है, फिर ट्रिब्यूनल तो ऑर्डर करता है अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा ये जो है ना 241 वहाँ पर लिख लो ऑपरेशन OPPRESSION OPPRESSION जो आर्टिकल सेक्शन 241 वाला है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ठीक है बड़ा। अब ये इसे लिखा भी हुआ है ये डब्बे में नीचे, बट वो थोड़ा सा अलग से हाईलाइटेड दिख जाएगा तुमको। 241 के अंदर बोला हुआ है कि अगर आपको लगता है कि बोर्ड के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, या ऑप्रेस करना मतलब किसी को दबा के रखना, ठीक है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि BOD जो कम शेयर्स होल्ड करते हैं उनको दबा के रख रहे हैं, कंपनी मिसमैनेज कर रहे हैं, तो आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर भी बोला है कि 100 या तो 1/10 ऑफ द मेंबर्स व्हिचएवर इज लेस, या तो अगर हैविंग शेयर कैपिटल है या 1/5 ऑफ द टोटल नंबर, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं BOD को इन केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। आया अगले पेज पे एग्जैक्टली वही लिखे हुए हैं दोनों टॉपिक। मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन वाला पढ़ो अभी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला पढ़ लेना बाद में। इसके बाद वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, इजी है ऐसी। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होती है ना, कैसे कैसे वोट करते हैं, बाय शो ऑफ हैंड, बाय पोल, बाय पोस्टल बैलेट, बस। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होती, मिलती है बट ओनली ऑन द मैटर्स जो उनके साथ डील होते हैं, ठीक है। और दूसरा भी होता है कुछ कुछ चीज़ें, अगर उनका उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, हर साल का जो इंटरेस्ट है डिविडेंड मिलता है, अगर वो नहीं मिला है तब उनके पास होती है। चलिए ये पढ़ लेना, ये काम की चीज़ है, ये पढ़ लेते हैं एक्चुअली। तो वोटिंग राइट्स होती हैं बाय पोल या शो ऑफ हैंड या वॉटेवर। और अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपके पास वोटिंग राइट होगी। DVR याद है, DVR कल ही बताया हमने, परसों बताया, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? सुनो, अगर आप कंपनी के बोलो, अगर कंपनी के आप मेंबर हो या शेयर होल्डर, तो आपके पास वोटिंग राइट्स होती है। यू बीइंग अ स्मॉल शेयर होल्डर हैविंग 500 शेयर्स इन द कंपनी, आपका वोटिंग पावर कुछ खास होगा नहीं,
तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि आपका वोटिंग पावर से खास मतलब नहीं है। दूसरी बात हो गई कि आप वोटिंग करने जाओगे भी नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू गो इन जनरल मीटिंग्स एंड गो एंड वोट ना, कोई बंदा सबके सब मिलके करता तो रहने दे। तो यहाँ पर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। क्या देती है पता है? कि आप अपनी वोटिंग राइट्स फॉरगो ही कर दो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वोट करूँगी या कर क्या लूँगी, मेरे 500 शेयर है कंपनी में, तेरे 5 लाख शेयर है, मेरी वोटिंग तेरे सामने तो कुछ है ही नहीं ना, राइट? तो आई विल नॉट वोट इन द कंपनी, चलेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ना ही मैं हर जनरल मीटिंग में जा के वोट करने वाली हूँ। बैंगलोर में मीटिंग हो रही है, मैं जाऊँगी अभी उठ के वहाँ पर, नहीं जाने वाली हूँ, राइट? तो वोटिंग पावर का वैसे बोलते कि अरे हाँ आपके पास वोटिंग पावर है, पर एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है। यू डोंट रियली गेट दैट वोटिंग पावर। वोटिंग पावर एक्सरसाइज करने वाले वो प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ही हैं। आपका कुछ खास मेन है भी नहीं मतलब, राइट? तो आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है पता है? कि आपको थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड ही मिल जाए, राइट? इजंट दैट मोर बेनिफिशियल फॉर यू? दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, कि आपको वोटिंग राइट के बदले कुछ और राइट मिल जाए विच इज़ मोर बेनिफिशियल, दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, DVR, बढ़िया समझाया है मैंने ये 2-3 बार आई थिंक। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की राइट देख लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरली वोट ओनली ऑन मैटर्स directly affecting the right attached to preference share capital and only on resolution of winding up of the company or repayment or reduction of equity or preference share capital। बढ़िया, ये तीन चीज़ों पे वोट करते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले, या तो उनकी राइट्स हैम्पर हो रही हो, या तो उनका रिपेमेंट में रिडक्शन हो रहा हो, या तो वाइंडिंग अप हो रहा हो। ठीक है, 3 चीज़ों में वो लोग वोट कर सकते हैं। और तुम्हारा थर्ड लास्ट लाइन है हाउएवर, मिला इसी टॉपिक में, हाउएवर मिला। हाउएवर बीच का इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाउएवर वेयर द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ प्रेफरेंस होल्डर इज नॉट बीइंग पेड फॉर कितना 2 साल और मोर, सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैव राइट टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस प्लेस्ड बिफोर द मीटिंग। बढ़िया, अगर आपको 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला तो आप वोट कर सकते हो हर मीटिंग में। उसके बाद तुम्हारा है सेक्शन 50। अच्छा, तुम्हें ये पता है कॉल्स इन एडवांस अगर हो गया तो आपको उस हिसाब की वोटिंग राइट मिलती है, याद है? अगर कंपनी का शेयर है मान लो कॉल्ड अप है 8 रुपये, ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने टोटल कॉल एडवांस दे दिए और टोटल 10 रुपीज़ दे दिए। बढ़िया, तो कंपनी के अंदर जो वोटिंग राइट्स होती है ना वो तुम्हारे पेडअप के हिसाब से होती है कि कितना पेडअप शेयर कैपिटल है तुम्हारा कंपनी का, तुम कंपनी को कितना दे के रखे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इफ़ यू हैव पेड मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल, आपका उसका कॉल एडवांस के हिसाब का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। आ रहा है समझ? हमने कर लिया तो हमें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा, उतने पोर्शन का नहीं मिलेगा। तुम्हें 8 रुपये का ही वोटिंग राइट मिलेगा, 10 का नहीं मिलेगा। जितना कंपनी ने कॉल किया है उसका ही वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, ऐसे फिर बंदे ज़्यादा पैसा दे के वोटिंग राइट्स को कर लेंगे ना। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर्स प्रीएम्प्टिव राइट्स विद रिगार्ड टू फर्दर इशू ऑफ सच शेयर कैपिटल। याद है, राइट शेयर्स ब्रैकेट में लिखा है, राइट शेयर से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स तो नाम ही बहुत है, तो टॉपिक समझाना नहीं पड़ता। अगर कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कुछ, ठीक है, तो कंपनी कई बार राइट शेयर्स इशू करती है। समझाया मैंने, कंपनी कई बार राइट शेयर्स इशू करती है, फिर वो राइट शेयर्स पहले उन्हीं को ही पूछते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स इन अ कंपनी, ठीक है, व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स when a company issues shares, it has certain amount of equity shareholders, right? Those equity shareholders are the existing owners of the company, correct? जब कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करती है तो एक हक देती है एग्जिस्टिंग वालों को कि तुमको और खरीदना है तो पहले खरीद लो, फिर हम लोगों को बेचेंगे। दैट इज राइट शेयर्स। ठीक है, तो इफ इशूइंग राइट शेयर्स, आस्क द, लिखो वहाँ पर, while issuing right shares, comma, company will ask the existing equity shareholders first. आया?
राइट्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर सेकंड लाइन वेयर द राइट्स ऑफ डिसेंडिंग मतलब जो मान नहीं रहे, ठीक है, नॉट अग्री, वेयर द राइट्स ऑफ एनी क्लास और शेयर्स ऑफ आर वेरीड, the holders of not less than 10% of the issued shares of that class being persons who did not consent to such variation. मेरे कुछ वोट्स में चेंज आ गया है, मेरे कुछ राइट्स में चेंज आ गया है, कोई कंपनी की चीज़ों में चेंज आ गया है, कंपनी का ऑब्जेक्ट में चेंज आ गया है, जो भी, तो कंपनी पूछती है ना कि यार आपको चलेगा क्या, आप तो कंपनी के ओनर्स हो, इज इट ओके विद यू एंड हम ये चीज़ को चेंज करें, तो जो लोग नहीं मानेंगे वो डिसेंटिंग है, ठीक है, तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है उनका क्या हक है, अगर कंपनी कुछ चेंजेस ला रही है जो मुझे नहीं पसंद है तो मेरा क्या हक है, इसकी बात हो रही है, तो वेयर राइट और राइट ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स आर वेरीड, द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास बीइंग पर्सन्स हु डिड नॉट कंसेंट to such variation or vote in favor of the special resolution variation can apply to the tribunal to have the variation cancelled. ट्रिब्यूनल को अगर बोलना है तो कम से कम 10% लोग चाहिए, तो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करोगे कि ये वेरिएशन को हटाओ, where any application is made to the tribunal the variation will not be effective unless and until it is confined by the tribunal, ठीक है, बढ़िया, अच्छा कंफर्म, सॉरी, the above application shall be made within 21 days from date of such consent, बढ़िया, 21 डेज के अंदर अप्लाई कर दो। नॉमिनेशन बाय सिक्योरिटी होल्डर्स, कुछ नहीं, सिक्योरिटी, मैं कंपनी में शेयर्स होल्ड करती हूँ, मेरा हक बनता है ना कि अगर मैं बनूँ आगे तो किसको शेयर्स मिलेंगे, तो मैं नॉमिनेट कर रही हूँ किसी बंदे को, तो एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी मे एट एनी टाइम नॉमिनेट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एनी पर्सन टू whom his securities shall vest in the event of his death, सही, जॉइंट होल्डर में टुगेदर नॉमिनेट, अगले लाइन में, अगले पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, जॉइंट होल्डर टुगेदर किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, ये हो गया थर्ड पैराग्राफ थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, द नॉमिनी शैल ऑन द डेथ ऑफ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज और एज द केस में बी ऑन द डेथ ऑफ द जॉइंट होल्डर बी एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स इन द सिक्योरिटीज, है, बंदा मर गया ना तब तुम्हें मिलेगा, राइट, all the rights and the securities of the holder or as the case may be of all the joint holders in relation to such securities to the exclusion of all other persons, मतलब और किसी को नहीं मिलेगा, आप ही को मिलेगा, तेरे कोमा भी डाल रखे ये ऐसे लिखते हैं, ब्रेक कर रहा है सेंटेंस को, वैसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अगर मैं निकल गई तो मेरे नॉमिनी को सारे शेयर्स मिलेंगे, कोई और बंदा उस पर हक नहीं जमा सकता, एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, ठीक है, अनलेस द नॉमिनेशन इज वैलिड और कैंसल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड, अनलेस एंड अनटिल मैंने वो नॉमिनेशन कैंसिल कर दी हो, यहाँ तक क्लैरिटी है। अगला पैराग्राफ, द एक्ट स्टेट्स दैट व्हेन द नॉमिनी इज अ माइनर इट शैल बी लॉफुल फॉर द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज being the nomination to appoint in the prescribed manner any person who be entitled to the securities of the company in the event of death by the nominates during his minority, या मैंने अगर अपने बच्चे को नॉमिनेट किया है, वो बंदा माइनर है, ठीक है, तो मैं बोल दूँगी जब तक ये मेजर नहीं होता तब तक मेरा पति संभालेगा, ऐसे आया समझ। आगे रूल 19 डील्स विद नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन रूल फॉर्म है सेक्शन 13 नॉमिनेट करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट मार्क किया, सेकंड पॉइंट, ऑन रिसिप्ट ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंट्री शैल फॉरवर्ड बी मेड इन द रेलेवेंट रजिस्टर ऑफ सिक्योर, वो कंपनी भी अपने रजिस्टर में एंट्री डाल देगी, ठीक है। बाकी जॉइंट होल्डर्स when a nomination is made in respect of securities held by more than one person jointly, all joint holders shall together nominate form, एक फॉर्म में वो लोग नॉमिनेट कर देंगे, आ रहा है समझ। उसके बाद अगला, the request for nomination should be recorded by the company within a period of 2 months from the date of receipt of the duly filled nomination form, कंपनी दो महीने के अंदर रिकॉर्ड कर लेगी। In the event of death, the register himself as the holder of securities or the transfer of securities as deceased holder could have done, जो भी वो करना चाहते हैं वो कर देंगे। 5th पॉइंट मार्क कर लो, 6th पॉइंट मार्क कर लो, हाँ आगे 7th भी मार्क करके लो, सेम राइट्स नॉमिनी की होगी। 8th कुछ नहीं, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 मार्क करो। 9 में कुछ नहीं है, कैंसिल वेरिड, अगर नॉमिनेशन आपको कैंसिल करना है, वेरी करना है तो SH 14 है। फिर अगर आपका कैंसिलेशन वेरिएशन शैल टेक इफेक्ट, वही टाइम दिया गया है, सच वेरिएशन इज रिसीव्ड
जिस दिन आपको कैंसिलेशन मैंने दी है ना, उसी दिन आपका इफेक्ट मान ले, भले उन्होंने एंट्री किया नहीं किया, मैंने नोटिस आज भेजा तो वो आज का दिन। उसके बाद नॉमिनी इज अ माइनर, तो वो ही में अकाउंट एक SH13 में एक और दूसरा बंदा भी अपॉइंट करेंगे जब तक वो संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये मार्क कर, जो मैंने मार्क कराया वो पढ़ के आना प्लीज, ईजी है। अगला तुम्हारा शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी इन द प्रेजेंट डे कॉर्पोरेट वुड डिनोट द शेयर होल्डर supremacy in the governance of the business and affairs of the corporate sector either directly or through elected representatives। इतना मार्क करो पहले। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स अपने अपने राइट्स के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी चाहती है वो हो जाएगा, यही होता है ना, हम वोट करते हैं, जो मेजोरिटी जिसको मिलती है उसकी सरकार बनती है। सेम चीज़ है कि एवरीबडी गेट्स द राइट टू वोट, एवरीबडी गेट्स द राइट टू अपॉइंट अ पर्सन, एवरीबडी गेट्स द राइट टू शेयर हिज इंटरेस्ट, राइट, दैट इज शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर शेयर होल्डर अपना अपना हक प्रॉपरली कंपनी के अंदर जताता है, राइट, दैट इज इट। तो फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ होमवर्क है, रीड करके आओ। और लास्ट पैराग्राफ, Companies Act has tried to demarcate the area of control of directors as well as that of shareholders। Companies Act ने बहुत कोशिश की है कि ये हक डायरेक्टर का है, ये हक तो शेयर होल्डर का होना चाहिए, ये हक कंपनी के पास है पर ओनली विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर। से बहुत सारा है ना कि BOD अपने आप सोच लेगा, अपने आप नहीं कर सकते जब तक जनरल मीटिंग ना हो, पोस्टल बैलेट से ही होगा, ऐसे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो ये basically all the businesses to be transacted at the meeting of the shareholders by means of ordinary resolution or special or by postal ballot। बढ़िया। few businesses which are required to be transacted by shareholder, ये मार्क कर लो, रीड फटाफट। क्या क्या बिजनेसेस हैं जो शेयर होल्डर से ही काम होते हैं? ईजी है ना, सारे तुम्हें पता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना है, फलाना ढिकना। वेरिएशन आ जाओ। shareholders rights are determined by the Companies Act, MOA और AOA of the company, and the terms of issue of such rights attached to the class of shares are also known as class rights। एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर की भी राइट होती है, मान लो कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कोई राइट है, कोई स्मॉल शेयर होल्डर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स की चलो हो गई, एक अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स की अपनी अपनी राइट्स होती है। अगर आप किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर को परेशान कर रहे हो तो उनका हिसाब होगा, राइट, दे कैन फाइल और दे हैव द राइट एज पर दैट। तो अगर आप किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर की राइट्स को वेरिएट करते हो तो उनका मर्जी है कि उनको अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो उसमें हमने पीछे डिसेंटिंग पढ़ लिया था कि अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो डिसेंटिंग होगा, बाकी उन्होंने वेरिएशन के बारे में यहाँ पर समझाया। तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ, शेयर होल्डर्स राइट टू रिलेट टू डिविडेंड, वोटिंग एट मेंबर्स मीटिंग्स, रिटर्न ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये सब अलग अलग टाइप की राइट्स होती हैं जो आपके पास होती हैं, ठीक है, राइट। थर्ड पैराग्राफ, second last line, further the variation of rights of shareholders can be effected only if provisions of such variation MOA AOA में लिखे हैं तो ही आप वेरिएट कर सकते हो। और अगला, in the absence of any provision तो आप नहीं चेंज कर सकते, इट इज प्रोहिबिटेड। आया समझ? अगर आपको कोई वेरिएशन करना है तो पहले तो आपको पूछना पड़ेगा, MOA AOA में लिखा होना चाहिए ये वाली कुछ राइट्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। अगर MOA AOA में नहीं लिखा है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। लास्ट पैराग्राफ, however if variation by one class of shareholders affects the right of another, the consent of the 3/4 of such other shall also be obtained and the provision of this section shall apply to such variation। आया समझ? एक बंदे की राइट्स चेंज करने से दूसरे बंदे पे अगर फर्क पड़ रहा है तो उसको भी पूछो जिसको फर्क पड़ रहा है। आया समझ? क्लैरिटी है? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, क्या होगी लाइबिलिटी मेंबर की? कंपनी के अंदर नाम लिखे, जितना पैसा नहीं दिया है वो दे दो, गारंटी है तो गारंटी दे दो, अनपेड अमाउंट दे दो, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वही है ना ये, बस ये वही है, इतना ही होगा। अगर आपको हमको ऐसा लगता है कि आपने कुछ पैसा नहीं दिया है तो आपको देना पड़ेगा, बस इतनी अनपेड अमाउंट दे रहा हूँ। अगर आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब हो जाती है, पढ़ा था ना? जब कोई जैसे कि पब्लिक कंपनी है उसमें मेंबर्स कम हो गए तो 6 महीने के बाद अनलिमिटेड होगी। हाँ, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है ना कि जब फ्रॉडनेट एक्टिविटी होगी, हाँ। जब फ्रॉड करने के लिए एमओए बनाया होगा, जब डैमेजेस रीपे हुए होंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं।
तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, वो तुम्हारे सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो लास्ट लाइन में उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगला पैराग्राफ प्लीज मार्क करो, ये काम का है। इफ अ मेंबर ceased to be a member of a company within 1 year prior to the commencement of the winding up, समझो वो बंदा कंपनी बंद होने के 1 साल पहले मेंबर नहीं रहा, ठीक है। he is liable to pay on the shares which he held to the extent of the amount unpaid thereon। उसको कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बंदे को पेमेंट करने के लिए बुलाया जाता है अगर ऑन द वाइंडिंग अप डेट्स एग्जिस्ट विच वर इनकर्ड व्हाइल ही वाज अ मेंबर, अगर वो लोन उस टाइम पे लिया गया था जब वो मेंबर था, एंड दिया हुआ है और नहीं दिया, दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब बोथ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। एंड इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट द प्रेजेंट मेंबर्स आर नॉट एबल टू सैटिस्फाई द कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। कई बार एक इंसान जो इस वक्त कंपनी का मेंबर है भी नहीं, पर वो कंपनी बंद होने की बस 1 साल पहले अगर मेंबर था तो उससे हम पैसे मंगवा सकते हैं अगर वो लोन उस टाइम पर लिया गया था जब वो मेंबर था और करंट वाले पैसा देने को काबिल नहीं, तो ट्रिब्यूनल में अलाउ, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। इन लोगों को कंट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, मेंबर नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि मेंबर तो है नहीं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। A person is liable as a member in spite of the valid transfer of shares by him if the name of the transferee is not placed on the register of members in place of transferor's name. If a person applies for shares in the name of the fictitious name, he acts it, ठीक है। तो फिर पुराने वाले के पास से नाम रह जाएगा। आ रहा है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट कुछ नहीं, आपकी एग्रीमेंट कंपनी के साथ कि किसमें लिखा होता है कि आपके क्या राइट्स हैं, कितना आपका डिविडेंड ओनरशिप है, क्या मेंबरशिप होगा आपका, सब कुछ। तो तुम्हारा 4th लाइन जो है ना वहाँ से लास्ट तक मार्क कर दो। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट से लेकर आर्टिकल्स आर तक, ठीक है, पूरा पैराग्राफ। उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट पहुँच गए? Though the international view is split, but to large extent courts are inclined towards favoring SHA यानी कि shareholder agreement as long as they are not found to be detrimental to the minority stakeholders right। shareholder agreement काम की चीज़ होती है, वैसे उसका इतना काम नहीं होता है, बट अगर सही है, detrimental नहीं है, किसी और को परेशान नहीं करी, तब तक हम लोग उसको मान के चलेंगे। 3rd line now, a company cannot deprive itself of its power to alter its constitution। The members of the company could agree in a shareholders agreement as to how they will exercise their voting power, etc। तो मतलब आप MOA के खिलाफ अपने एग्रीमेंट में नहीं जा सकते, ठीक है। लिख लो वहाँ पर उस लाइन का मतलब है, वहाँ पर कैनॉट, वो पैराग्राफ का मतलब लिख ले। फर्स्ट तुमने 2 लाइन्स मार्क कर ली, बाकी नीचे के पैराग्राफ को मार्क कर और लिख यू कैनॉट अमेंड द MOA बाय शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ठीक है। बाकी रहने दो, वीटो पावर आ जाओ। वीटो पावर मतलब क्या होता है कि अगर मान लो तुमको ना, ये शायद प्रेसिडेंट के पास होती है, अब देखो अंडरस्टैंड क्या होता है ना। फॉर एग्जांपल इस क्लास में मैंने तुमको पूछा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तुमने एक ने बोला 2, एक ने बोला 3, एक ने बोला 4, ऐसे अलग अलग तुमने बोल दिए चैप्टर्स, बढ़िया। इवेंचुअली हम क्या पढ़ेंगे, जो मैं बोलूँगी, दैट इज वीटो पावर। कि इवेंचुअली वही होगा जो वो एक इंसान बोलेगा। तो कई बार एक इंसान के पास वीटो पावर होती है, अगर वो चाहे तो वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। और वो कौन इंसान है, वीटो पावर किसके पास होती है, वो, हाँ, ठीक है। तब कौन इंसान होता है और किसके पास वीटो पावर होती है कंपनीज के अंदर, हम वो देख रहे हैं, बढ़िया। सेकेंड लाइन, वीटो पावर में गिव पावर ओनली टू स्टॉप चेंजेस थस अलाउइंग इट्स होल्डर टू प्रोटेक्ट द स्टेटस क्यू, कि वैसा ही रखो जैसा रखा था। स्टेटस क्यू मतलब एज इट इज मेंटेन करके रखो, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है? अगला आओ वीटो पावर और राइट्स, वहाँ पर आ जाते अगले टॉपिक पर, ठीक है। वीटो राइट इज इनहेरेंट। शेयर राइट रेफर्स टू राइट्स इंश्योरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि वो MOA AOA। शेयर होल्डर की सारी राइट्स MOA AOA में लिखी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट मतलब MOA AOA, कंपनी का संविधान। और एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, अ पावर हैज इट्स जेनेसिस अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कंपनी को सारी पावर्स और शेयर होल्डर को सारी पावर्स एज पर द लॉ मिलती है, राइट।
As per the provisions of the Companies Act, there are some resemblance where the management can take decision on their own by law. However, there are some instances where the consent of the shareholder is mandatory. वो same लिखा हुआ है, समझ में आना, थोड़ी सी गाथा गाई है इन्होंने, which is said to be have the veto power और veto right of the shareholders of the company. कि shareholder अगर मना करे तो वो चीज़ नहीं होगी, right? Third paragraph, third last line. As stated under the provisions of section 188 and any related party transaction that is not done in the ordinary course of business and it is not an arm's length will need approval of the minority shareholders by the way of resolution. यानी कि कई बार अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमको शेयर होल्डर को पूछना पड़ता है, उसको वीटो पावर कहते हैं कि उनको बिना पूछे वो काम नहीं हो सकता. डिफरेंस बिटवीन वीटो पावर एंड कास्टिंग वोट. नॉर्मल वोटिंग और वीटो पावर में क्या फ़र्क है? द वीटो पावर इज डिफरेंट देन कास्टिंग अ वोट ऑफ चेयरमैन. वीटो पावर इज एप्लीकेबल, कास्टिंग वोट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स. चेयरमैन जो होता है ना कंपनी का, जो मीटिंग के अंदर पता है चेयरमैन होता है, पता है ना तुमको? तो वो जो चेयरमैन होता है ना उसका एक काम होता है, क्या? मान लो हाँ बोलने वाले और ना बोलने वाले दोनों 50-50 हैं, तो चेयरमैन जो बोलेगा वो हो जाएगा. दैट इज कास्टिंग अ वोट. ठीक है, तो कास्टिंग वोट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट. दोनों सेम है, फेवर वाले भी सेम है, अगेंस्ट वाले भी सेम है. इन केस ऑफ इक्वालिटी द चेयरमैन मे गिव वोट ईदर इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंगली. ठीक है, वीटो पावर जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड ही नहीं, वो अलग चीज़ है. वो नॉर्मल एक तरीका है ये दर्शाने का कि शेयर होल्डर के पास पावर होती है कि वो चाहे तो वैसा रखेंगे जैसा कंपनी हो. सेम. सेकंड पैराग्राफ, शेयर होल्डर एग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मे प्रोवाइड फॉर सर्टन राइट्स टू द मिनॉरिटी who has invested funds in the company. Such powers may include power to refuse capital expenditure over specified limits. In case representative of minority group is not favored in the capital expenditure, he can exercise his right under the article which in common terminology is veto power. बढ़िया. वीटो पावर एंड कंट्रोल में भी फर्क होता है. कंट्रोल मतलब आपके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, सब कुछ है. वीटो पावर के लिए आपको मेजॉरिटी करने की भी जरूरत नहीं है. आपके पास ये पावर रहेगी कि अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है वेर यू वांट कि कंपनी शुड नॉट चेंज तो आप वो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हो. वो कैसे होता है क्या नहीं होता तुम्हें नहीं बताना, तो इट्स ओके. देन यू हैव नेक्स्ट पैराग्राफ. हाँ, अगले टॉपिक पर आ जाओ. असाइनमेंट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी. असाइनमेंट ऑफ शेयर्स मतलब असाइनमेंट मतलब सिर्फ बेचना ही होता है. कितने शेयर्स हम आगे नहीं, मैंने अगर किसी को असाइन किया है तो कंपनी उसको रिकॉर्ड करेगी ट्रांसफर, बस ये ट्रांसफर होता है. कितने शेयर्स हुए हैं नहीं वो नहीं, उसका बात नहीं है. वो असाइनमेंट मतलब बस ट्रांसफर, राइट, कि कंपनी मना नहीं कर सकती असाइनमेंट करने को. सेकंड लास्ट पैराग्राफ, अ कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज टू ट्रांसफर शेयर्स except as provided by the article. It is well settled that unless the article provides otherwise, a shareholder has a free right to transfer his shares to whom he chooses. It is not necessary to look to the articles for the power to transfer, since the power is given by the act. It is only necessary to look to the articles of association to ascertain the modes of transfer. देखिए आर्टिकल्स मना नहीं कर सकते हैं आपको ट्रांसफर करने को. असाइनमेंट का पावर आपके पास लॉ के हिसाब से है. एज बिटवीन बायर, यानी कि शेयर जो खरीद बेच रहे हैं, buyer is entitled to all the dividend declared under the contract of sale unless otherwise agreed. Whatever may be the agreement or transfer of shares after declaration of dividend does not as against the company capital dividend, even though the transfer may become dividend. मतलब क्या हुआ, समझो चीज को. डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, उसके बाद मैंने शेयर्स बेच दो, डिविडेंड किसको मिलेगा? उसको. डिविडेंड आपको तो पहले ले दिया, उसके बाद आपने है ना. तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया है तो शेयर्स डिविडेंड मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे नाम पर डिविडेंड मिला होगा ना, डिक्लेयर्ड है तो मुझे मिलेगा. अगर मैंने शेयर्स बेच दिए, बाद में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो उसको मिल जाएगा. बस सिंपल इतनी सी बात है. कई बार ऐसा होता है कि मान ले अगर मैं तुझे शेयर्स बेचने जा रही हूँ, ठीक है, शेयर्स बेचने वाली हूँ, बेचते के टाइम पर मैं बोल दूँगी कि मैं तुझे शेयर्स बेच रही हूँ वैसे 100 रुपये का, पर मैं तुझे इसको कम से कम 250 रुपये में बेचूँगी. तो वो बोलेगी क्यों? बोलते जो डिविडेंड आएगा वो तू रख ले. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिटवीन द 2 पर्सन्स. बस इतनी सी बात. ठीक है, तो वैसे डिविडेंड उसको ही मिलता है जिसके पास शेयर्स थे जब डिक्लेयर हुआ, नहीं तो दोनों बंदे आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू गिव द डिविडेंड व्हेन डिक्लेयर्ड. आया, बस खत्म. शाबाश, रिकॉर्डिंग कर देगा.